फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन यहाँ पे आपको समझाया था कि जो डिफरेंट सोर्सेज हैं फंड्स की, उसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ऑनर्स फंड एंड बोरोड फंड। ऑनर्स फंड का एक और नाम है शेयर होल्डर्स फंड और दूसरा बोरोड फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड मतलब इक्विटी कैपिटल में, है ना, कितना हमारा इन्वेस्टमेंट है, हमारा जो इक्विटी कैपिटल से हमारे शेयर्स हैं, हम कितना मनी अरेंज कर सकते हैं, रिटेन्ड अर्निंग जो है हमारी वो कितनी है, हमें कितने पैसों की ज़रूरत है, उसमें कितना हम शेयर्स के थ्रू ले सकते हैं, कितनी हमारी रिटेन्ड अर्निंग है। तो दैट इज़ ऑनर्स फंड। बोरोड फंड मतलब जैसे हम डिवेंचर्स इसमें देखते हैं, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देखते हैं, ये बोरोड फंड्स है जो हम बाहर से पैसा ले रहे हैं। तो डेब्ट और इक्विटी की इसमें हम रेशो वगैरह देखते हैं कि कितना फंड्स हम किस सोर्स से अरेंज करें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। इसके फैक्टर्स हम आगे नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टडी फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजंस। एक फाइनेंशियल मैनेजर को ये डिसीजन लेते समय किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट वन इज कॉस्ट। आपको समझाया था जब हम फंड्स अरेंज करते हैं, डिफरेंट सोर्सेस का एनालिसिस करते हैं कि किसकी कॉस्ट कम आ रही है। जैसे हम मार्केट जाते हैं सामान लेने, तो हम देखते हैं ना कि किस शॉप पे हमें सही रेट पे ये चीज़ मिल रही है, वहाँ से हम लेना पसंद करते हैं जहाँ कम से कम कॉस्ट पे हमें अच्छी क्वालिटी के गुड्स मिल जाएं। तो इसी तरह से जब एक फाइनेंशियल मैनेजर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड्स को देखता है और डिसीजन लेता है कि कहाँ से हमें कम से कम कॉस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स अवेलेबल हो सकते हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट जब हम देखेंगे, देखो हमारे पास 2 तरह के होते हैं ना फंड्स, ऑनर्स फंड्स और बोरोड फंड। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा था, चैप्टर 7 सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस में। ऑनर्स फंड मतलब जो आपके शेयर्स हो गए, बोरोड फंड मतलब आपके डिबेंचर्स हो गए, लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो जो हमारे ऑनर्स फंड हैं, शेयर्स हैं, अब हम उसमें अगर हम कॉस्ट देखें, है ना, तो उसकी कॉस्ट क्या है, डिविडेंड जो हम पे कर रहे हैं शेयर होल्डर को। और अगर हम डिबेंचर्स देखें, लोन देखें, तो उसकी कॉस्ट क्या है, इंटरेस्ट। अब हम डिबेंचर्स या लोन को अगर हम देखें तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, फिक्स्ड। पर अगर हम शेयर्स को देखें, इक्विटी शेयर्स को देखें, तो वहाँ पर डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं होता। डिबेंचर्स का इंटरेस्ट, लोन का इंटरेस्ट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो प्रेफरेंस डिविडेंड है, ये सब फिक्स्ड होता है। ये सब देने के बाद जो बचता है वो हम देखते हैं कि हमें कितना रिटेन्ड अर्निंग में रखना है और कितना इक्विटी शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड देना है। तो यहाँ पर कम से कम कॉस्ट किसकी आएगी, डेब्ट की, बोरोड फंड की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पर फिक्स्ड है। तो हमारा मान लो 6% है, तो बस हमने उतना देना है, बाकी सारा जो हमारा प्रॉफिट है वो कंपनी में ही रहेगा। तो अगर हम देखें चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस, तो वो हमारी डेब्ट होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा फिक्स्ड होता है। तो आपने इसमें क्या लिखा, द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज आर डिफरेंट, द चीपेस्ट सोर्स शुड बी सेलेक्टेड। नाउ सेकेंड फैक्टर इज रिस्क। अब फाइनेंशियल मैनेजर दूसरा फैक्टर कौन सा ध्यान में रखेगा सोर्स ऑफ फंड सेलेक्ट करते समय, रिस्क फैक्टर। रिस्क किस में ज़्यादा है, द रिस्क एसोसिएटेड विद डिफरेंट सोर्सेज इज डिफरेंट। यहाँ पर भी ऑनर्स फंड, बोरोड फंड में रिस्क फैक्टर भी डिफरेंट है। मोर रिस्क इज एसोसिएटेड विद बोरोड फंड्स। बोरोड फंड्स में हम रिस्क ज़्यादा क्यों समझते हैं, क्योंकि अगर हम लोन का पैसा वापस नहीं दे पाए, है ना, टाइम पर, क्योंकि हमने जो लोन लिया होता है, लॉन्ग टर्म लोन है, हमारे डिवेंचर्स हैं, वो फिक्स टाइम पीरियड के लिए होते हैं, मान लीजिए 8 ईयर्स या 10 ईयर्स। उसके बाद आपको पूरा अमाउंट भी वापस करना है। मान लीजिए आपने 20 लाख रुपीज़ लिए हैं, तो 20 लाख भी देने हैं आफ्टर आपको 10 ईयर्स, और आपको जो उसका इंटरेस्ट है वो भी देना है डेली रूटीन में, है ना। तो अगर आप ये दोनों चीज़ें नहीं दे पाते तो क्या होगा, आपकी कंपनी की गुडविल ख़राब हो जाएगी, है ना, आप उसमें हो जाएंगे, मतलब लोन सिर पे ज़्यादा हो जाएगा, इंटरेस्ट भी देना है, बर्डन है। तो अगर हम
ओनर्स फंड में देखें, मान लीजिए रिटेन्ड अर्निंग है, हमें किसी का कुछ नहीं देना, मान लीजिए हमारे शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स वो ऑनर्स हैं कंपनी के, तो जो शेयर्स उन्होंने मान लीजिए हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो जब तक कंपनी चलती रहेगी वो इन्वेस्टमेंट उसमें रहेगा, बस आपको डिविडेंड देना है। और डिविडेंड का रेट भी फिक्स नहीं है ना, कम प्रॉफिट है कम दे दो, ज़्यादा प्रॉफिट है ज़्यादा दे दो। और अगर आपका यहाँ पे कोई भी आपका ऐसा नहीं है कि फिक्स टाइम पीरियड बाद पूरा पैसा वापस करना है, ऐसा भी नहीं है। और अगर मान लीजिए लॉस भी हो गया किसी साल, तो डिविडेंड देना भी जरूरी नहीं है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो अगर हम ये सारी बातें कंसिडर करें तो बोरोड फंड में रिस्क ज़्यादा इसलिए है क्योंकि फिक्स टाइम पीरियड के बाद पूरा पैसा भी वापस जाएगा और विद इंटरेस्ट। थर्ड फैक्टर इज फ्लोटेशन कॉस्ट। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा। फ्लोटेशन कॉस्ट होता है कॉस्ट ऑफ इशूइंग शेयर्स और डिवेंचर्स। जब आप शेयर्स इशू करते हैं, डिवेंचर्स इशू करते हैं, तो आप प्रोस्पेक्टस वगैरह प्रिंट कराएंगे। इशूइंग ऑफ प्रोस्पेक्टस पढ़ा था आपने क्लास 11th में चैप्टर 2 में। जैसे हम प्रोस्पेक्टस करवाते हैं ना, कि हम इनवाइट करते हैं पब्लिक को कि हमारी कंपनी के शेयर्स परचेज करो, तो उसका खर्चा। फिर आप खुद तो जाएंगे नहीं हर एक के पास, लो हमारी कंपनी के शेयर ले लो, बीच में आप ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स ये सब अपॉइंट करेंगे, उनकी कमीशन, उनकी फीस, उनके चार्जेस। तो ये सब चीज़ें जो खर्चे हमारे आते हैं, ये सब किस में इंक्लूडेड है, फ्लोटेशन कॉस्ट। इन सबको ऐड कर दो, क्या आ जाएगा, फ्लोटेशन कॉस्ट। तो अगर हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट हाई होगी तो हमारा वो सोर्स ऑफ फाइनेंस कैसा हो जाएगा, लेस अट्रैक्टिव। अगर हम शेयर्स और डिबेंचर्स के केस में देखें तो वहाँ फ्लोटेशन कॉस्ट होती है, क्योंकि आपको शेयर्स डिबेंचर्स इशू करने में खर्चा करना पड़ता है पहले। पर अगर हम देखें हम बैंक से लोन ले रहे हैं तो वहाँ कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है। तो अगर हम इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखें जब हम फंड्स को डिसाइड करें कि कौन सी सोर्स से हमें लेना है, तो थर्ड फैक्टर इज फ्लोटेशन कॉस्ट। नेक्स्ट फोर्थ इज कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में कैश इनफ्लो भी होता है, आउटफ्लो भी होता है। पेमेंट आ रही है तो इनफ्लो हो रहा है ना, और अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो आउटफ्लो हो रहा है। इनकम हो रही है तो इनफ्लो है, एक्सपेंडिचर हो रहा है तो आउटफ्लो है। तो बिजनेस में कैश फ्लो पोजीशन कैसी है, अगर आपकी बिजनेस की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, गुड इनफ है, तो आप इजीली बोरोड फंड्स को ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपके पास कैश होगा तभी आप टाइमली हर मंथ हर साल अपना इंटरेस्ट पे कर पाएंगे। तो कैश फ्लो पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, आपके पास अच्छा कैश है, तो आप रेगुलर इंटरेस्ट पे कर पाएंगे, तभी आप बोरोड फंड्स की तरफ जाइए। अदरवाइज किस तरफ जाइए, ऑनर्स फंड। क्यों, क्योंकि ऑनर्स फंड में अगर आपको मान लीजिए कैश नहीं है तो भी चलेगा, आप डिविडेंड एक साल नहीं देंगे तो भी चलेगा। नाउ फिफ्थ इज कंट्रोल कंसिडरेशंस। ये पॉइंट आपने पहले पढ़ा था। जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के ऑनर्स होते हैं, तो उनके पास वोटिंग राइट्स होती हैं, तो इस वजह से वो कंपनी में डिसीजंस वगैरह में सब में इन्वॉल्व होते हैं। बट अगर हम डिबेंचर्स को होल्डर्स को देखें, उनके पास वोटिंग राइट नहीं होती है ना, क्योंकि हमने उनसे एक तरह से लॉन्ग टर्म लोन ले रखा है, तो वहाँ पर उनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं है, तो उनके कंट्रोल भी नहीं है कंपनी पे, कोई भी डिसीजन में उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो अगर हम कंट्रोल कंसिडरेशन फैक्टर को भी देखें फंड्स का अरेंज करते समय, तो ये क्या पॉइंट है कि अगर मान लीजिए हमारे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, मान लीजिए 50 हैं, अगर हम शेयर्स इशू कर देते हैं तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को परेशानी होगी कि और शेयर होल्डर्स बढ़ जाएंगे, तो उनका कंट्रोल क्या होगा, बढ़ जाएगा इतने सारे जनों में। अब उन्हें उनकी भी सुननी पड़ेगी, उनकी भी राय लेनी पड़ेगी, तो वो ये चाहते नहीं है, डिविडेंड भी जो वो सारा इंजॉय करते हैं उन्हें बांटना पड़ेगा। तो अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो हैं उनको हम देखें कि वो बिजनेस में पूरा कंट्रोल अपना ही रखना चाहते हैं, तो वो क्या चाहेंगे कि बोरोड फंड्स ज़्यादा लिए जाएं, डिवेंचर्स हो या लॉन्ग टर्म लोन्स हो। क्यों, क्योंकि उनका जो होल्ड है वो एज इट इज़ बना रहेगा अगर हम बोरोड फंड्स की तरफ जाते हैं। तो इसलिए भी ये पॉइंट भी कंसिडर करते हैं जब हम फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं कि हमें
जो हमें फंड्स कौन कौन सी सोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ से हम फंड्स अरेंज कर सकते हैं, कॉस्ट, रिस्क, कैश फ्लो पोजीशन। आइए सब पॉइंट्स आपको समझ में। सिक्स्थ पॉइंट इज स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। स्टूडेंट्स, कैपिटल मार्केट क्या होती है? जैसे स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पर शेयर्स, डिबेंचर्स परचेज सेल होते हैं, तो उन्हें हम स्टॉक मार्केट कहते हैं। तो स्टेट का मतलब यहाँ कंडीशन से है कि कैपिटल मार्केट की फिलहाल क्या कंडीशन चल रही है। इसे हम कहते हैं आजकल मार्केट में क्या कंडीशन चल रही है, इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है। तो जब इन्फ्लेशन होता है मतलब हर तेजी होती है, हर चीज़ के रेट बढ़ते हैं, तो उसको हम एक और नाम देते हैं बूम पीरियड। और अगर मान लीजिए डिफ्लेशन चल रहा है, डिप्रेशन चल रहा है, मंदी का दौर है, इट मीन्स हर चीज़ के रेट डाउन हो रहे हैं, तो उसे कहते हैं डिप्रेशन। तो कैपिटल मार्केट की क्या कंडीशन चल रही है? अगर कंडीशन चल रही है बूम पीरियड की, तो हम शेयर्स वगैरह इशू करें, फटाफट हमारे सब शेयर्स बिक जाएंगे, सब खरीद लेंगे। तो उस समय शेयर्स इशू करना ईजी रहता है हमारे लिए। बट अगर चल रहा है डिप्रेशन पीरियड, मंदी का दौर, हर चीज़ के रेट डाउन हो रहे हैं, तो उस समय आपको शेयर्स इशू नहीं करने चाहिए। अगर आपको फंड्स की ज़रूरत है तो आपको डेब्ट फाइनेंसिंग के थ्रू जाना चाहिए। इट मीन्स आप लोन वगैरह ले लो जिसमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो डिप्रेशन के समय हमें फंड्स कहाँ से अरेंज करने चाहिए? ज़्यादातर डेब्ट से, वो इजीली हमें मिल जाएगा क्योंकि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा। और अगर बूम पीरियड है तो शेयर्स की तरफ जाना चाहिए क्योंकि हमारे जो शेयर्स हैं उनकी वैल्यू इंक्रीज़ होगी। तो अगर मान लो आज 50 है तो कल 60, फिर 70, तो शेयर्स उस समय रेज करना ज़्यादा बेनिफिशियल है। नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज पीरियड ऑफ फाइनेंस। फॉर परमानेंट कैपिटल रिक्वायरमेंट इक्विटी शेयर्स मस्ट बी इशूड। ये आपको पहले भी समझाया था कि इक्विटी शेयर्स के जो हमारे है कैपिटल, वो जब तक कंपनी रहेगी उसमें बिजनेस में लगी रहेगी, वो हमें किसी को कुछ टाइम पीरियड बाद वापस नहीं करनी। As they are not to be paid back, and for long and medium term requirement preference shares or debentures can be issued। और अगर आपको कम समय के लिए चाहिए फंड्स तो आप कहाँ जाएंगे? प्रेफरेंस और डिबेंचर्स में, क्योंकि आप कुछ टाइम बाद पैसा वापस करेंगे विद इंटरेस्ट। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के केस में भी डिविडेंड का फिक्स रेट होता है और कुछ टाइम बाद आपको वापस